हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छी तरीके से अपने अध्यापन के कार्य को पूरा कर रहे होंगे। आप सभी को ज्ञात ही होगा कि एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है और इसलिए आप लोग अब थोड़ा सा और सतर्क हो जाएं और अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छी तरीके से तो एक बार हम चाहते हैं कि आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दिया जाए। आपको हमने मीटिंग वाला चैप्टर जो था उसको हमने आपको पढ़ाया था और सभी ने उसमें अच्छा रिस्पांस भी दिया, सभी को अच्छे से अच्छा समझ में भी आया। और उसके पश्चात हमने नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था कि कार्यालय में मशीनों की आवश्यकता क्या होती है, क्यों हम मशीनों का प्रयोग करते हैं कार्यालय में। उसके पश्चात में कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली जो पुरानी मशीनें थी जिनका हम बहुत पहले प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे, उसके बारे में हमने आपको बताया था। और जिसके अंतर्गत टाइपराइटर और कैलकुलेटर के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया था। कैलकुलेटर के बारे में हमने आपको बताया था कि ये 8 डिजिट, 12 डिजिट और अनलिमिटेड डिजिट जिसमें शो करती हैं, इस टाइप के आपके कैलकुलेटर होते हैं। और यदि आप अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं, आपके व्यवसाय में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उस स्थिति में आपको वहां पर 8 डिजिट का कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो संख्याएं शो होती हैं वो सीमित संख्याएं ही सिर्फ शो होती हैं। तो वहाँ पर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। और हमने आपसे ये भी कहा था कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को चलाने के लिए पहले थोड़ा सा प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में जानकारी आपको ग्रहण करनी पड़ती है, जानकारी लेनी पड़ती है। तो जानकारी से अभिप्राय यह है कि जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसको सभी गणनाओं को के बारे में जानकारी नहीं होती है, जैसे कि उसमें टाइम के मान भी निकलते हैं, मान उसमें निकाले जाते हैं, तो शायद वो उनकी पहुंच से बहुत दूर है, जिसकी वजह से वो उनकी समझ में नहीं आते हैं। तो साधारण कैलकुलेटर को तो वो चला सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ जोड़ घटाना गुणे भाग, सिर्फ यही जो गणितीय क्रियाएं होती हैं वो पूरी की जाती हैं। तो अब हम थोड़ा सा एक बार आगे लेकर के चलते हैं, जिस चैप्टर का नाम है आधुनिक कार्यालय की मशीनें। आधुनिक कार्यालय में कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहले जिसकी सबसे ज़्यादा महत्ता है, सबसे ज़्यादा जिसका उपयोग है, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर को तो आप जानते ही हैं कि जब से कार्यालय में कंप्यूटर की उपलब्धता हुई है तब से कार्यालय के जो कार्य हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से संचालित किए जा सकते हैं। यदि हम कंपैरिजन करवाते हैं टाइपराइटर की तुलना में, टाइपराइटर की तुलना में यदि हम कंप्यूटर से तुलना करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि टाइपराइटर इतना स्पष्ट, क्लियर, सुंदर और जिस तरीके से हम चाहते हैं उस फॉर्मेट में वो हमको हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। लेकिन टाइपराइटर में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यदि आप टाइपराइटर पर नियमित तरीके से टाइप करते हैं तो आपको ये पता होगा कि टाइपराइटर जो चलता है वो उसमें रिबन भी होता है, जिससे अगर आप बीच में उसको चेंजिंग करते हैं तो उससे हमारे हाथ भी खराब हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में इस प्रकार का कोई ऐसा इशू नहीं होता है। तो कंप्यूटर में अलग से हमारे पास में प्रिंटर होता है जिसके माध्यम से हम प्रिंट आउट निकालते हैं। लेकिन टाइपराइटर की दुनिया उस समय के लिए बिल्कुल सटीक थी जिस समय की कंप्यूटर था नहीं, लेकिन जब से कंप्यूटर सबके सामने आया, कार्यालय का एक अभिन्न अंग बन गया, तब से टाइपराइटर की दुनिया थोड़ी सी धूमिल हो गई और कंप्यूटर ही हर जगह छाने लग गया। तो इसमें कुछ खास बातें थी। ऐसा क्या था जो कंप्यूटर में था लेकिन टाइपराइटर में नहीं था? लोग ज़्यादा क्यों आकर्षित हुए कंप्यूटर के प्रति? टाइपराइटर से उनका लगाव धीरे धीरे कम क्यों होता चला गया? तो यदि इस पर आप सभी थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, थोड़ा सा मंथन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। यह सबसे बड़ी खूबी थी कंप्यूटर की।
क्योंकि इससे हमारे समय में काफ़ी ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि टाइपराइटर पर हम बार बार टाइप करना हमको पड़ता था। एक ही इन्फॉर्मेशन को यदि हमें कई सारे विभागों में या कई व्यक्तियों को हमें भेजनी होती थी तो हमको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो उन दिक्कतों के निवारण के लिए वैज्ञानिकों ने एक यंत्र, एक उपकरण कार्यालय को प्रदान की, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का उपयोग तो कई प्रकार से हर क्षेत्रों में अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ वही उपयोग सीखने हैं, उन्हीं के बारे में जानकारी हासिल करनी है जो कंप्यूटर के कार्यालय संबंधी उपयोग और उनके कार्य होते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर तो आप जानते हैं कि एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग हर तरीके से किया जाता है, चाहे वो अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हर तरीके से होता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये जानना है कंप्यूटर के बारे में कि हम कार्यालय में इसकी उपयोगिता कैसे कैसे कर सकते हैं, कार्यालय में इसका उपयोग हम किस तरीके से स्थापित कर सकते हैं। तो आपको तो ये पता है कि आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें स्टोरेज की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पहले जो टाइपराइटर थे उसमें कुछ इस प्रकार का था नहीं। लेकिन जब आप थोड़ा सा कंप्यूटर की दुनिया में आएंगे, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को थोड़ा सा जानने के बारे में, तो आपने भी देखा होगा कंप्यूटर तो बहुत सारे लोगों ने बनाया था। काफ़ी लोगों ने प्रयास किया कंप्यूटर को डेवलप करने का, बनाया भी, लेकिन सभी में कुछ न कुछ खामियां रहती थी। कंप्यूटर इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता था, उनकी जो मेहनत होती थी वो सक्सेस का रूप नहीं ले पाती थी। लेकिन एक समय आया जब चार्ल्स बेबेज ने अपना एक कंप्यूटर बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने अपना एक कंप्यूटर बनाया था। वह कंप्यूटर इतना अच्छा था क्योंकि उसमें एक क्वालिटी थी कि उन्होंने उसमें स्टोरेज का एक फंक्शन दिया था, एक उसमें लगाया था, एक डिस्क लगाई थी जिसको उस समय पंच कार्ड के नाम से जाना जाता था। तो उस पंच कार्ड की वजह से ही चार्ल्स बेबेज को इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी, इतनी ज़्यादा ख्याति मिली थी, लेकिन प्रयास तो उसके पहले वाले व्यक्तियों ने भी दिया था। यदि देखा जाए जो चार्ल्स बेबेज के पहले के व्यक्ति थे, रूप तो कंप्यूटर का उन्होंने ही निर्धारित किया कि ऐसा होना चाहिए था। चार्ल्स बेबेज ने तो सिर्फ उसमें एक अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया था कि किस तरीके से इसमें जो कार्य किया जाता है उसको स्टोर किया जा सके, ताकि भावी भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अबेकस का नाम तो सुना ही होगा। अबेकस को आप जानते हैं कि अबेकस को एक ऐसा गणना करने वाला कंप्यूटर माना जाता था जो बिना विद्युत के चलता था, है ना, हाथों से चलाना पड़ता था। वो कोई गोलियां होती थी और उसका सिर्फ यूज गणना करने के लिए किया जाता था। तो यदि देखा जाए उसकी बारे में अगर आज से तुलना की जाए तो लगभग 3000 वर्ष पहले की बात है जब चीन ने इस प्रकार का दिमाग लगा करके गणना करने के लिए एक यंत्र बना लिया था। कहते हैं कि यह एक आयताकार फ्रेम के रूप में होता था, है ना, चौकोर नहीं, आयत के शेप में होता था। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, जानते हैं ना आयत कैसा होता है, आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती है। मतलब अगर ऊपर नीचे की भुजाएं देखेंगे तो बराबर होंगी बिल्कुल सेम, और सामने की आमने लेफ्ट टू राइट और टॉप और बॉटम ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। अच्छा, जिसकी चार भुजाएं बराबर होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम वर्ग के नाम से जानते हैं, स्क्वायर इसको कहते हैं। लेकिन आयत की पहचान है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो चाहे टॉप टू बॉटम हो, है ना, जिस डायरेक्शन में आप उसको खड़ा कर लेंगे। तो उनके बीच में लोहे की छड़ें लगी होती हैं, है ना, और उसमें लकड़ी की गोलियां पड़ी रहती हैं, उन्हीं को ऊपर नीचे करके गणनाएं करते थे। फिलहाल मैंने तो गणना की नहीं, लेकिन एक उपज जिसका उन्होंने नाम दिया अबेकस, जिसको हम गणना करने के लिए इस्तेमाल करते थे, एक उपज थी कि हम ऐसे भी गणनाएं कर सकते हैं, बच्चों को ऐसी गणनाएं सिखाते थे वो। तो अबेकस वो आज से 3000 वर्ष पूर्व की बात है। तो उसके पश्चात बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। कैलकुलेशन तो सब करते थे, जो यंत्र बनाए वो गणना करते थे, कुछ मिस्टेक्स भी होती थी, लेकिन बस एक जो कमी थी कि स्टोरेज जो हम उसमें करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उनको स्टोर किस तरीके से किया जाए, बस वह ही कला उसमें नहीं थी।
बाकी सब प्रकार की चीज़ों में वो पारंगत था। तो अब आप देखते जो पहले के कंप्यूटर बनाए जाते थे वो आकार में भी काफ़ी बड़े होते थे, आकार में भी काफ़ी बड़े होते थे। तो लोगों को तो फिर यही लगा फिर तो मेरा टाइपराइटर ही सही है, हम गणना तो करते ही हैं, हम तो टाइप करते हैं ऑफिस में, हम ऑफिस में इस प्रकार का कंप्यूटर रखने की क्या ज़रूरत है जो आकार में भी काफ़ी बड़ा हो, बिजली भी काफ़ी ज़्यादा लिखता हो, है ना। तो टाइपराइटर उस समय सही था। लेकिन जब एक चीज़ उसमें चार्ल्स बेबेज ने प्रयोग की जिसको हम पंच कार्ड कहते हैं, उसकी वजह से जो भी क्रियाएं की जाती थी वो स्टोरेज होना स्टार्ट हो गए, उनको स्टोर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसी की वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का जनक कहते हैं, कंप्यूटर का पितामह उनको कहते हैं, ठीक है। जो उन्होंने कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था, किसी को याद है? उन्होंने उसका एक नाम दिया था, उस कंप्यूटर का क्या नाम था? अगर आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उस कंप्यूटर का नाम था एनालिटिकल एंड डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल एंड डिफरेंस इंजन उनका नाम था। कई जगह आपको डिफरेंस इंजन देखने को मिलेगा, कहीं पर मशीन लिख देते हैं इंजन की जगह पर, है ना, कि एनालिटिकल एंड डिफरेंस मशीन, इस प्रकार से नाम आपको देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल हम सभी उनकी ज़रूर सराहना करते हैं कि उन्होंने हमारे सामने एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्रस्तुत की जिसके माध्यम से हम अपने कार्य को और आसान बना पाए। क्योंकि टाइपराइटर में तो हमको बार बार टाइप करना पड़ता था, स्टोरेज होती नहीं थी। अगर आपको कहीं 4-10 प्रतिलिपियाँ कहीं बाहर भेजनी होती थी तो हमें काफ़ी दिक्कत होती थी, बार बार उसी डेटा को हमें टाइप करना पड़ता था। लेकिन कार्य तो वही है, सेम हम बार बार करते थे, करेक्शन हो नहीं पाते थे। उसके लिए अगर आपको करेक्शन करना है तो उसमें हम करेक्शन फ्लूइड लगाते थे, फिर उसको सुखाते थे, सुखाने के पश्चात में फिर उसको पुनः टाइपराइटर में लगा करके हमको टाइप करना पड़ता था। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना एक कार्यालय के आशुलिपिक को और वहाँ के क्लर्क को, व्यक्तिगत सहायक को करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर का युग स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार हो गया और उसको इस रूप में डेवलप कर लिया गया, उसमें ऐसी एप्लीकेशंस बना ली गई कि जिनसे हम अच्छी तरीके से डेटा को टाइप कर सकते हैं। आप कार्यालय में कंप्यूटर पे क्या क्या कर सकते हो, कोई बताना चाहेगा? आप सभी काफ़ी दिनों से कंप्यूटर के संपर्क में होंगे, जो यहाँ के छात्र हैं वो तो होंगे ही, और यहाँ आने से पूर्व भी आप सभी ने कंप्यूटर के बारे में तो ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर देखा होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। कोई बताना चाहेगा कि कंप्यूटर में हम ऑफिस से रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं? अगर कोई अपना विचार रखना चाहे, कोई वक्तव्य देना चाहे, जी। मेल कर सकते हैं और अपने सारे फाइल्स को उसमें सेव कर सकते हैं, डाटा एंट्रीज कर सकते हैं। और सर मतलब जो भी मतलब ऑफिस के जितने काम होते हैं उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं। और जैसे कि सैलरी वगैरह किसी को देनी होती है तो उन सबका रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है, बैठो। कंप्यूटर में ऐसी एप्लीकेशंस निर्माण की गई हैं जिनके उपयोग से हम अपने कार्यालय संबंधी, क्योंकि कार्यालय में कार्य क्या होता है, यदि आपने पिछले वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर में एक पहला चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था ऑफिस, सभी ने पढ़ा होगा और मुझे लगता है कि सभी को याद भी होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सफोर्ड के अनुसार उसकी डेफिनेशन क्या थी, रैंडम हाउस के अनुसार उसकी डेफिनेशन क्या थी, तो किसी को याद है? न्यूनर एंड कीलिंग के अनुसार उसकी डेफिनेशन क्या थी, अगर किसी को पता हो? चलो डेफिनेशन नहीं पता लेकिन मीनिंग जरूर पता होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है कि हमें अक्षरशः बिल्कुल वैसे ही डिक्टो उसे याद करनी पड़ती है, क्योंकि वो उनके विचार होते हैं। आप कुछ कहेंगे वेद प्रकाश? कार्यालय वह स्थान होता है जहाँ पर हम अपने लिपिकी संबंधी कार्यों का निष्पादन करते हैं, जहाँ पर हम अपने लिपिकी कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं, अपने लिपिक संबंधी कार्य हम करते हैं। कार्यालय वही स्थान होता है।
क्योंकि कार्यालय का जो भाग होता है वह किसी भी कंपनी में उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अलग होता है ना। कंपनी में उत्पादन भी होता है, निर्माण किया जाता है, चाहे मशीनें बनती हों, चाहे कोई कल पुर्जे वहाँ पर बनाए जाते हों, ये सभी प्रकार की क्रियाएं वहाँ पर संपादित की जाती हैं। तो कार्यालय के बारे में आपने देखा कि कार्यालय में सिर्फ और सिर्फ लिपिकीय कार्य किए जाते हैं। लिपिकीय कार्य आप जानते हैं, जो एक लिपिक कार्य करता है। लिपिक किसको कहते हैं? जो क्लर्क होता है, क्लर्क को हिंदी में हम लिपिक कहते हैं, है ना। और लिपि जो है, लिपिक, वो लिपिक शब्द से बना। लिपिक का मतलब क्या होता है? लिपि भी जानते हो कि लिपि भी नहीं जानते? लेखन संबंधी कार्य, क्योंकि क्लर्क सिर्फ लिखने का कार्य करता है। तो लिपिक ऐसा नहीं कि बाहर का शब्द है, हमारी भाषा का शब्द है, तो उसके बारे में तो पता ही होगा, है ना। तो लिपि का मतलब होता है लिखना, लेखन, और लिपिक जो लिखने वाला होता है। तो लिखने वाला जो होता है, तो कार्यालय में तो सभी लिखने वाले कार्य किए जाते हैं, है ना। तो लिखने वाले जितने कार्य होते हैं वो सभी हम कार्यालय में करते हैं। तो जब से कंप्यूटर हमारे सम्मुख आ गया, तो जो हम लिखते थे वो हमारे लिए और आसान हो गया, क्योंकि पहले तो हम हाथ से लिखते थे, है ना। इसमें से किसी की जो हस्त लिपि है वो थोड़ी सी हो सकता है कि कर्सिव हो, किसी की किस तरीके से किसी को समझ में ना आए। लेकिन फिर टाइपराइटर ने जब स्थान लिया तो थोड़ा सा जरूर हम लिखने लगे, एक रूपता आने लगी पत्रों में, लेकिन उसमें थोड़ी सी खामियां थी, क्योंकि उसमें कमियों का सुधार नहीं होता था। उसमें कमियों का सुधार नहीं होता था। अगर गलतियां हो जाती थी तो सुधार जहाँ होता था तो दूर से लगता था कि यहाँ पर कुछ करेक्शन किया गया है, कुछ करेक्शन किया गया है, ये उसमें पहले से ही पता चल जाता था। लेकिन जब कंप्यूटर हमारे सम्मुख आ गया तो हम कौन कौन से कार्य अच्छी तरीके से करने लगे, कौन कौन से कार्यों में हमको मदद मिल गई। तो मदद तो हमको तब मिली जब हमारे लिए ऑफिस में प्रयोग करने हैं तो एप्लीकेशंस का निर्माण हो गया। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सभी लोग जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक भाग है जिसमें पावर पॉइंट होता है, ठीक है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ये हमारी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही भाग होते हैं। तो जब ये हमारे लिए इनका निर्माण किया गया तो हमने देखा कि अब तो इसमें टाइप करना बहुत आसान है। इसमें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती, चाहे हम उसमें अपने पेज में बॉर्डर लगाना चाहें, चाहे टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहें, टेक्स्ट को यदि आप मोटा करना चाहते हैं, थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये विशेष चीज़ है तो मोटा कर सकते हैं। यदि आप इटैलिक करने के माध्यम से टेक्स्ट को इटैलिक करके दिखाना चाहते हैं, अर्थात तिरछा करके, तो भी आप इनसे दिखा सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन उपलब्ध होता है जिसमें हम किसी टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। साथ ही साथ इसमें सुविधा होती है कि यदि एक बार हमने कुछ डेटा तैयार कर लिया और उसमें यदि चेंजिंग करके हमको कुछ समय पश्चात कुछ नया बनाना है तो हम फिर से इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में डेटा पहले पूर्व की तिथियों में उसमें सेव रहता है। और सेव करते समय उसमें बहुत बड़ी बात जो ध्यान रखने वाली होती है कि इसको हम किसी न किसी नाम से सेव कर सकते हैं। लोकेशन भी इसमें निर्धारित होती है और जितना चाहें उतना हम डेटा इसमें सेव कर सकते हैं। बस उसके हिसाब से हमको अपनी हार्ड डिस्क इसमें लगानी पड़ती है। अब जब स्टोरेज की बात हो ही रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अब जितनी स्टोरेज हम कंप्यूटर के साथ में परचेज करते हैं उससे अधिक कहीं हम इसमें एक्सटर्नल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सटर्नल जानते हैं सभी लोग, एक्सटर्नल मेमोरी यस सर। कौन कौन सी होती है? सर पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है सर, और फ्लॉपी डिस्क सीडी ड्राइव होती है सर। ठीक है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क अलग से भी आने लगे हैं जिनमें से यदि आपके डेटा यदि फुल हो जाता है तो आप उसमें ट्रांसफ़र करके अपने उसको कहीं पर सेव स्टोर करके रख सकते हो। जैसे पेन ड्राइव होती है। अब पेन ड्राइव हमारे लिए कितनी उपयोगी है, कहीं पर भी आपको कोई डेटा एक जगह आप
ने किया है उसको आपको अपने उसमें अलग सुरक्षित रखना है तो आप उसमें रख सकते हैं, या एक जगह से कहीं दूसरी जगह अगर आपको डेटा ले करके जाना है तो आप उसकी फ़ाइल अपने उसमें डाल सकते हैं और वहाँ पर आप उसका अच्छी तरीके से उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क के बारे में समझ में आया कि हार्ड डिस्क एक प्रकार का एक ऐसा स्पेस युक्त एरिया होता है जिसमें हम अपने द्वारा बनाई हुई फाइलों को स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल ये शब्द समझ में आया? यस सर। है ना। इंटरनल का मतलब होता है जो कंप्यूटर के साथ में आपके साथ में हार्ड डिस्क आती है वो इंटरनल होती है क्योंकि वो आप उसके अंदर है। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से आप उसको यूज़ करते हैं। बाहर का मतलब है जैसे आपने कोई फाइल क्रिएट की, आप सिस्टम में स्टोर नहीं करना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं तो बाहर से आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है, उसमें से एक डेटा ट्रांसफ़र केबल होती है, उसको लगा करके आप उसमें सेव कर सकते हैं। सीडी ले आए आप, सीडी ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ठीक। और साथ में आप पेन ड्राइव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन ड्राइव आपने लगाया और सिस्टम में ना सेव करके आप डायरेक्ट अपने पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। ठीक, तो जो बाहर से डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो सब हमारे एक्सटर्नल ड्राइव्स कहलाते हैं, इनको ड्राइव कहते हैं, एक्सटर्नल ड्राइव हमारी होती है। ठीक है, तो जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे लिए निर्मित हो गए तो कार्यालय में कार्य करना आसान हो गया। कार्यालय में कार्य करना आसान हो गया। हम कौन कौन से कार्य कर सकते थे? कोई भी लेटर आपको टाइप करना हो, टाइपिंग संबंधी समस्त कार्यों का हम इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर थे आप उनका इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, साथ ही साथ निर्माणकर्ता ने क्या किया कि ऑफिस में टाइपिंग संबंधी तो कार्य होता ही होता है, साथ ही साथ गणना संबंधी कार्य भी होते हैं। तो वहाँ पर एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल उन्होंने हमारे लिए बनाया जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं गणना के लिए, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से जानते हैं। एक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो, बड़े आराम से हम उसमें उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब उसमें पहले से ही रो और कॉलम के रूप में हमको पूरा पेज दिया रहता है, कितने सारे उसमें कॉलम्स होते हैं, बहुत सारी इसमें रोज होती हैं, जितना बड़ा डेटाबेस हम बना सकते हैं उसमें बनाने के लिए स्पेस रहता है, और वो भी एक ही सीट में, और उसमें कई सारी सीट्स होती हैं, जितनी हम चाहें उतने का हम इस्तेमाल करके डेटा सीट क्रिएट कर सकते हैं, और अनलिमिटेड सीट्स के माध्यम से हम अनलिमिटेड डेटा उसमें हम बना सकते हैं। और कैलकुलेशन करना तो उसमें इतना आसान होता है कि आप उसकी कल्पना अगर करना चाहेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं। आपने पिछली बार में सीखा भी होगा शायद CCC वाले उसमें, तो गणनाएं आपने की होगी, और जो गणनाएं होती हैं वो एक्सेल में कुछ फॉर्मूले निर्धारित हैं, उन फॉर्मूले के सहयोग से हम ये गणनाएं करते हैं। गणनाएं उसमें हम गणितीय गणनाएं तो करते हैं, साथ में हम उसमें लॉजिकल गणनाएं भी कर सकते हैं। उसमें इफ फंक्शन होता है, एंड फंक्शन होता है, और फंक्शन होता है, उन फंक्शंस का इस्तेमाल करके आप लॉजिकल गणनाएं भी कर सकते हैं, लॉजिकल टेक्स्ट भी उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इनके इस्तेमाल से हम कंप्यूटर में चाहे हमको टाइपिंग संबंधी कार्य करना हो, या कोई ऑफिस में अपने कोई फॉर्मेट बनाना हो, कोई प्रारूप बनाना हो। पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई फॉर्मेट बनवाना होता है, कोई प्रारूप बनाना होता तो हम प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं, वहाँ पर ऑर्डर देते थे, फिर उसका एक सेटअप तैयार होता था, फिर बहुत सारे फॉर्मेट हमारे सामने वहाँ से छप करके आते थे। लेकिन आप अब अपने कार्यालय में ही रहते हुए फॉर्मेट का निर्धारण कर सकते हैं, फॉर्मेट बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल अपने वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी वैसे आप अपने यहाँ पर कर सकते हैं। अब टाइप तो आपने कर लिया, उसके पश्चात में उसको एक मूल रूप देने के लिए एक प्रिंटर भी होता है, जैसा कि पहले टाइपराइटर में साथ ही साथ प्रिंट होता था। अब इसमें हम पहले टाइप करते हैं, तत्पश्चात हम उसको प्रिंट करते हैं। पहले हम टाइप करते हैं, उसके पश्चात हम उसको प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करने में भी कई प्रकार की सुविधाएं
कंप्यूटर में उपलब्ध की गई हैं कि हम उसकी दिशा के आधार पर उनको प्रिंट कर सकते हैं, जिनके लिए 2 दिशाएं उसमें दी होती हैं। मतलब पेपर तो आप जिस तरीके से उसमें लगाते हो हमेशा वैसे ही लगाएंगे, लेकिन जब वो प्रिंट निकल करके आपके सामने आएगा तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। उसमें 2 प्रकार की डायरेक्शंस होती हैं, एक तो हम कहते हैं लैंडस्केप और दूसरे को हम कहते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, लैंडस्केप के बारे में जानते हैं आप लोग? यस सर। इधर गर्ल्स में किसी को पता है लैंडस्केप के बारे में? लैंडस्केप इस प्रकार का ओरिएंटेशन होता है जिसमें पेज की चौड़ाई ज़्यादा होती है और पेज की लंबाई जो होती है वो कम होती है। आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे आप ये देखते हैं तो अभी ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? कम है, लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई कम है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अब आप बताइए इसकी चौड़ाई ज़्यादा है कि लंबाई? अब इसकी ये चौड़ाई ज़्यादा है और इसका ये नीचे का जो लंबाई है ये हमारी कम है, तो ये जो शेप होती है ये हमारी लैंडस्केप, ये लैंडस्केप की शेप कहलाती है। इसमें पेपर की जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। और जो पोर्ट्रेट होता है उसमें चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा होती है। तो अब हम इनका इस्तेमाल अलग अलग कंडीशंस में करते हैं। किस तरीके से? जैसे कि यदि आपको कोई टेबल फॉर्मेट में कोई लेटर है, कोई सूचना आपको देनी, सूचना आपको टाइप करनी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब कॉलम के रूप में हम सूचना तैयार करते हैं, यदि कॉलम्स की संख्या ज़्यादा होती है तो वो इस कंडीशन में अर्थात पोर्ट्रेट की पोजीशन में प्रिंट आउट यदि आप निकालते हैं तो उसमें कम कॉलम्स आ पाते हैं, या कॉलम्स यदि आ भी जाते हैं तो उनमें हम जिस तरीके से स्पेस देना चाहते हैं या उसके अंदर जो हमने डेटा इंसर्ट कराया उसके हिसाब से फिर वो अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पेज सेटअप में जा करके जो पेज का जो लेआउट होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम इस ऑप्शन को कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो हम वहाँ पोर्ट्रेट के स्थान पर लैंडस्केप का इस्तेमाल कर लेते हैं, पोर्ट्रेट के स्थान पर लैंडस्केप का इस्तेमाल करते हैं। तो अब पहले की अपेक्षा आप देखते हैं अब इस समय इसकी चौड़ाई बढ़ चुकी है, तो आप इसमें पहले से जब चौड़ाई बढ़ जाएगी तो स्पेस भी हमारे सामने ज़्यादा चौड़ाई में आ जाएगा, तो हम इसमें अपने आवश्यकता अनुसार कॉलम की चौड़ाई को निर्धारित कर सकते हैं। और जो अब आप डेटा उसमें इंसर्ट कराएंगे वो देखने में भी अच्छा होगा, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में स्पेस भी हमारे सामने उपलब्ध होता है। ठीक है, तो आप लैंडस्केप पोर्ट्रेट का इस्तेमाल आप कंप्यूटर में कर सकते हैं, अपने लेटर में कर सकते हैं, या कॉलम संबंधी यदि आप कोई सूचना क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके पश्चात एप्लीकेशन में क्या दिया रहता है, उसमें पेज सेटअप का एक ऑप्शन होता है जिसमें हम पेज का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। इस समय हम क्या बता रहे हैं आपको, ये समझ में आ रहा है? इस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर को का इस्तेमाल हम ऑफिस संबंधी कार्यों में किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के ऑफिस संबंधी कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो जिस प्रकार से हम टाइपराइटर में कल आपको बताया था कि मार्जिन रिलीज लीवर होता था, जिससे कि हम पहले मार्जिन को सेट करते थे और जहाँ पर आवश्यकता हमको पड़ती थी तो हम वो मार्जिन को कम ज़्यादा करके मार्जिन सेट करते थे। मार्जिन सभी लोग समझते हैं? मार्जिन एक एरिया होता है जिसको हम पेज के चारों तरफ हम छोड़ते हैं, तो वो जो छूटा हुआ भाग होता है उसको हम मार्जिन कहते हैं। इसको हिंदी में हाशिया कहते हैं, हाशिया। लेकिन आप मार्जिन शब्द से ज़्यादा परिचित होंगे, कहीं पर भी यदि आप शॉप पर कुछ खरीदारी करने के लिए जाते होंगे तो कुछ भी जब आप लेते हैं तो उनसे बार्गेनिंग आप जरूर करते हैं, निगोशिएट करते हैं। तो उनसे कहते हैं कि कितने का है, उन्होंने कहा 20 रुपये का, लेकिन कहते नहीं कुछ मार्जिन है क्या इस पर, है ना। मार्जिन मतलब कुछ छूट है, तो वही मार्जिन शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और जिसका तात्पर्य छूट से ही है। लेकिन यहाँ पर हम स्थान पेपर के चारों तरफ जो स्थान छोड़ देते हैं उसको हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है, जैसे आप इस पेपर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन ऊपर रेड बनी हुई है, अर्थात इसके ऊपर वाले भाग पर आप कभी लिखते हैं क्या? हमेशा जो नीचे लाइनें बनी रहती हैं उन्हीं लाइनों पर हम लिखते हैं, अन्यत्र हम नहीं लिखते हैं। साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी इसमें
एक लाइन बनी रहती है, उसके इधर भी हम नहीं लिखते हैं, है ना। तो जो पेज के चारों तरफ जो अतिरिक्त पार्ट छूटा हुआ रहता है, इसको हम छोड़ देते हैं, जिसमें हम कुछ नहीं लिखते, कुछ टाइप नहीं करते, कुछ प्रिंट नहीं करते, वो छूटा हुआ भाग ही मार्जिन कहलाता है। तो कंप्यूटर में फैसिलिटी है 4 प्रकार के मार्जिन की, और एक 5वां मार्जिन भी है। तो 4 प्रकार के मार्जिन में कौन कौन से मार्जिन है? लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, ठीक है। ये हमारे 4 मार्जिन उसमें दिए रहते हैं, और आप चारों मार्जिन को आवश्यकता अनुसार कम कर सकते हैं। कोई ऐसा फिक्सेशन नहीं है कि नहीं आपको 2 इंच ही छोड़ना है, 4 इंच छोड़ना है, लेकिन आपको आवश्यकता अनुसार कि आपका जो डेटा है वो देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। या फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि यदि कोई ड्राफ्टिंग की जाती है तो उस कंडीशन में हम लेफ्ट साइड का जो मार्जिन है वो ज़्यादा छोड़ते हैं टिप्पण करने के लिए। जब कोई पत्र विभागीय उसका मूवमेंट होता है, विभागीय सर्कुलेट कराया जाता है, जिसके आधार पर हम बाद में नीतियाँ बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उसमें लेफ्ट साइड का मार्जिन ज़्यादा छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसमें उच्च अधिकारियों के द्वारा टिप्पणी की जाती है, उसमें कानून नियम शर्तें बताई जाती हैं। इसके लिए जो हमारा लेफ्ट साइड का मार्जिन है वो ज़्यादा छोड़ा जाता है, जिससे कि वो उसमें अपनी बातों को लिख सकें, अपने साइन कर सकें, अपने हस्ताक्षर कर सकें। फिर जब वो सभी विभागों से लौट करके वापस आता है, फिर उसका संकलन किया जाता है, एक लेटर डिज़ाइन किया जाता है, उसी के आधार पर नियम कानून शर्तें बनाई जाती हैं, ठीक है। जब आप देखते हैं कि कोई योजना का निर्धारण किया जाता है तो सभी से राय मांगी जाती है, एक पत्र डिपार्टमेंट वाइज सर्कुलेट करता है, और जो उससे संबंधित है, जिसको उसके बारे में जानकारी है, वो उस पर अपनी नोटिंग करता है, जिसको हम टिप्पणी कहते हैं, टिप्पण कहते हैं, ठीक है। टिप्पण के बारे में आपने सुना होगा, पिछली बार हमने लॉकडाउन में आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए थे, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैं हमने बताया था कि क्या टाइप होते हैं और किस किस तरीके से आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टॉप का मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, ठीक है। यदि आप साधारण रूप से कोई सिंपल लेटर टाइप कर रहे हैं तो आप औसतन इसमें 1-1 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। 1-1 इंच का मार्जिन आप इसमें सेट कर सकते हैं। और मार्जिन को सेट कहाँ से करते हैं, ऑप्शन पता है किसी को? कंप्यूटर में हम कहाँ से मार्जिन सेट करते हैं? पेज लेआउट से। पेज लेआउट से। कोई दूसरा विकल्प है? सर ऑल की से जो होता है शॉर्टकट, उससे भी जा सकते हैं सर। और कहीं से? दूसरा पे प्रिंट करेंगे तब प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे जाके। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो थोड़ा बहुत हमने बताया? तो ये 4 मार्जिन आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, 5वां मार्जिन गटर मार्जिन होता है। यस सर। इसके बारे में भी हमने बताया है, फर्स्ट ईयर में भी आपको शायद याद होगा। गटर मार्जिन एक एक्स्ट्रा मार्जिन है इसके अतिरिक्त। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट की बाइंडिंग करवाते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को बाइंड करते हैं, उस समय हमको उसकी आवश्यकता पड़ती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप देखते हैं जैसे कि ये पुस्तक है, अब इसमें ये इसकी बाइंडिंग करवाई गई है, तो ये जो आपका गटर मार्जिन होता है ये 2 टाइप का होता है, क्योंकि बाइंडिंग भी आपकी 2 तरीके से होती है। या तो आप साइड में बाइंडिंग करवाते हैं, या तो टॉप बाइंडिंग होती है। या तो आप लेफ्ट बाइंडिंग करवाते हैं, या तो टॉप बाइंडिंग करवाते हैं। आपने देखा होगा कई सारी डायरीज होती हैं जो टॉप में इनको बाइंड किया जाता है, फिर वो इस तरीके से खुलती हैं। तो इसलिए वो मार्जिन हमारा छोड़ा जाता है, जिससे कि हम वहाँ पर एक साथ पेपर को कलेक्ट कर सकें। और यदि हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ते हैं, तो यदि बाइंडिंग वाले ने हमारे मार्जिन का इस्तेमाल अपनी बाइंडिंग में कर लिया, तो फिर पेज को पलटने में काफ़ी असुविधा होती है, और उसके पश्चात में फिर उसको पलटने में बड़ी दिक्कत हमें महसूस करनी पड़ती है। हमारा जो टेक्स्ट होता है वो उसमें दबने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए उस मार्जिन, यदि हम उस टेक्स्ट को, यदि हम उस पेज को बाइंड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पहले से ही एक अतिरिक्त मार्जिन हम छोड़ करके रखते हैं, ठीक है। एक अतिरिक्त मार्जिन हम छोड़ करके उसमें रखते हैं, जिसके द्वारा आप बाद में उस टेक्स्ट को या उस पेज को आप बाइंडिंग के लिए दे सकते हैं, ठीक। तो मार्जिन की सुविधा उसमें उपलब्ध होती है, पेज लेआउट की सुविधा उसमें उपलब्ध होती है, और एक पेज का भी ऑप्शन होता है जहां से हम पेज का चयन कर सकते हैं। उसमें नॉर्मली यदि आप देखते हैं जो कार्यालय में पेपर इस्तेमाल किए जाते हैं वो A4 साइज़ के होते हैं। कौन से साइज़ के? A4 साइज़ के पेपर होते हैं।
लेकिन यदि आप A3 साइज़ का पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, A3 साइज़ आप कह सकते हैं कि डबल होता है आपके A4 का। अगर 2 A4 एक साथ रख दिए जाए तो वो समथिंग इक्विवेलेंट होते हैं A3 के, ठीक है। यदि आपको बड़े साइज़ में कुछ बड़े कॉलम्स रो का इस्तेमाल करते हुए डेटा शीट बनानी है तो उसको तो आप A4 पर प्रिंट आउट करेंगे तो वो नहीं आ पाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि A3 साइज़ के पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप यह पेपर का इस्तेमाल या इस प्रकार का फॉर्मेट आपको तभी तैयार करना चाहिए जब आपके प्रिंटर में इस प्रकार की सुविधा हो। यदि आपके पास में जो प्रिंटर है यदि उसमें A3 पेपर सपोर्ट ही नहीं करता है, कोई ऐसी ट्रे ही नहीं है जहां पर आप A3 का पेपर लगा पाएँ, तो फिर आपके लिए इस प्रकार के पेपर पर वर्क करना व्यर्थ होगा। कर सकते हैं आप कंप्यूटर, मैंने क्या कहा कि पहले हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तत्पश्चात हम प्रिंट देते हैं, क्लियर है। तो आप कंप्यूटर पर बना तो लोगे और प्रिंट आप दे दोगे, प्रिंट भी निकलेगा, लेकिन जो A4 साइज की जो लेंथ है उतना ही A4 पर आएगा। नेक्स्ट वाला वो दूसरे पेपर पे निकाल देगा, नेक्स्ट वाला वो दूसरे पेपर पर वो निकाल देगा। तो इसके लिए यदि आप A4 पर उसको निकालना चाहते हैं तो आप उसकी सेटिंग A4 पर ही करें, उसकी सेटिंग A3 पर ना करें, क्योंकि A3 पर करेंगे तो फिर वो प्रिंट निकालेंगे कैसे। या तो आप कहीं जहाँ पर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हो वहाँ से आप, जिनके पास ऐसा प्रिंटर हो वहाँ से आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो A3, A4 और एक पेपर आता है आपका लीगल, ऐसे इसका नाम ही है लीगल यानी वैधानिक। तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो कोर्ट में किया जाता है। कोर्ट की जो हायरिंग होती है, उसकी जो रिट दायर की जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लंबाई में ज़्यादा होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, A4 साइज से लंबे होते हैं, और थोड़ी सी जो चौड़ाई होती है वो A4 साइज से इनकी कम होती है, थोड़ी सी कम होती है, लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है लीगल की। तो कोर्ट में उन पेपरों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने यहाँ नहीं कर सकते, आप बेहद बड़े ही अच्छी तरीके से उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप लीगल साइज़ के पेपर का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि आपको उन्हें फाइल भी करना है ना। तो आपके पास में फाइल की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें आप उनको समुचित तरीके से लगा सकें। कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि आपके पास में फाइल तो A4 साइज़ की है और पेपर आप जो उसमें आप अटैच कर रहे हो वो लीगल के हैं, तो वो इतने तो बाहर ही निकले रहेंगे, है ना। तो हम फाइल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से फाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब तो वो बाहर ही हैं, सुरक्षित नहीं है ना, वो मुड़ जाएंगे, फट जाएंगे, दूसरी फाइलों के बीच में दबे रहेंगे। तो यदि आप लीगल साइज़ के पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास में लीगल साइज़ की फाइलें भी होना अनिवार्य है, ठीक है। और आप कर सकते हैं, और उनका प्रिंट आउट तो आप A4 वाले प्रिंटर से भी निकाल सकते हैं। जब हम प्रिंटर से प्रिंट देते हैं तो उसमें जहाँ पर पेपर हम लगाते हैं ना वहाँ पर ट्रे होती है ना जिसमें सेट करते हैं, तो इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है, तो आप उसको थोड़ा सा जिससे हम सेट करते हैं, जिससे पेपर इधर उधर नहीं भागता है, उसको थोड़ा एडजस्ट करके आप उस पर भी पेपर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेल के बारे में आपने जाना कि एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन दिए रहते हैं और उन फंक्शन का इस्तेमाल करके आप गणनाएँ कर सकते हैं। एक्सेल का इस्तेमाल किया है इसमें से किसी ने? आपने विशेष? ठीक है। तो एक्सेल में सबसे पहले क्या ध्यान रखा जाता है जब कोई फॉर्मूला लगाते हैं? फॉर्मूला अप्लाई करने में और टेक्स्ट अप्लाई करने में क्या अंतर होता है उसमें? फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सर इक्वल का प्रयोग करते हैं उसमें। ये सबसे ही बेहद ज़रूरी बात है, इक्वल। और एक बात और है, बताएं सर। वो मतलब ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाते हैं। अगर आप ये दो चीज़ें नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला अप्लाई वो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले इक्वल का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके पश्चात यदि हम कोई फॉर्मूले का नाम लिखते हैं, किसी फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना बेहद आवश्यक है। यदि आप इक्वल लगा करके आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, है ना, बिना ब्रैकेट लगाए। यदि आप इक्वल का इस्तेमाल करते हो तो बिना ब्रैकेट लगाए जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये कर सकते हो। तो सर अभी तो आपने कहा था कि ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ब्रैकेट लगाना उस कंडीशन में ज़रूरी है यदि हम इक्वल के बाद में कोई फंक्शन का नाम लिखते हैं, जैसे
सम फंक्शन यदि आप लिखते हो इक्वल सम, फिर आपको ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। यदि आप वहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फंक्शन आपका ऑपरेट ही नहीं होगा, फंक्शन आपका ऑपरेट ही नहीं होगा और ना ही अच्छी तरीके से कार्य करेगा। तो आपको हमने बताया कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन में इक्वल का लगाना अनिवार्य है और ब्रैकेट स्टार्ट करना भी अनिवार्य होता है। उसके पश्चात ही उस फंक्शन के लिए जो आवश्यक जो रोज कॉलम की जो लेंथ होती है उसको हम उसमें सेट करते हैं। ठीक है, जैसे आपको सम करना है, सम का मतलब जोड़ना है, तो एक्सेल में आप किस तरीके से जोड़ेंगे? यदि आपसे सपोज करो कि पूछ लिया गया इंटरव्यू में कि आप सम एक्सेल में कैसे करेंगे, तो आप किस तरीके से बताएंगे? यदि आपको कंप्यूटर ना दिया जाए, कहा जाए ऐसे ही आप बताएं। सभी ने इस्तेमाल किया होगा एक्सेल को, सभी लोग जानते हैं एक्सेल को, है ना? अभी हमने बताया तब तो आपने सुना ही होगा। ये किसका भाग होता है? MS ऑफिस। ये MS ऑफिस का भाग होता है। एक एप्लीकेशन होती है जिससे हम क्या करते हैं, जो लगाना गणित संबंधी गणनाएं हम इससे करते हैं। ठीक है, तो कौन बताएगा? बताइए। सर कंप्यूटर नहीं दिया गया है हमें, तो मतलब हम ऐसे ओरली बता सकते हैं कि इक्वल सम लगाने के बाद हमें 2 सेल के एड्रेस दिए जाते हैं, जहाँ पे लिखा होता है कि डिजिट दी गई। हम उन मतलब डिजिट का जो सेल, हर एक सेल का एड्रेस होता है, उस सेल के एड्रेस को हम लिखेंगे और बीच में कॉमा लगाएंगे पहले वाले सेल को, फिर इसका दूसरा सेल लिखेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे, आ जाएगा सम होके। अगर आप कॉमा और कोलन, ये 2 बातें इसमें ध्यान रखने वाली होती हैं। यदि आप कॉमा लगाओगे तो क्या होगा, यदि आप कोलन लगाओ तो क्या होगा। अब इन्होंने कॉमा लगाया है तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेल जुड़ेंगी, वो कोई सेल भी 2 हो सकती है, ये ध्यान रखना। यदि आपको ज़्यादा ऐड करनी है तो उनके बीच में आपको कोलन लगाना पड़ता है। 2 से अभिप्राय ये है कि जैसे मान लीजिए कि उसमें कॉलम होते हैं A से लेकर के XFD, A से लेकर के XFD तक कॉलम होते हैं। तो सर XFD तक कैसे जाएंगे, ये कौन से कॉलम होते हैं? मतलब A से स्टार्ट करेंगे तो Z तक जाएगा, फिर AA, AB, AC ऐसे करते XFD। यदि हम इनकी काउंटिंग करें तो कितनी होगी अर्पित? जी सर। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक्सेल में यदि आप सेव करना चाहते हैं या कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप उसमें पहले इक्वल का इस्तेमाल करेंगे, उसके पश्चात फिर हम उसमें ब्रैकेट लगाना किस प्रकार से अनिवार्य होता है। यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो जब जैसे आप एंटर का इस्तेमाल करेंगे, यदि आप स्टार्टिंग का ब्रैकेट नहीं लगा, लास्ट वाला यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो क्रिया है वो आपकी पूरी हो जाती है। लेकिन प्रारंभिक जो ब्रैकेट होता है फंक्शन के नेम के बाद में, वो लगाना बेहद आवश्यक होता है। तो जैसे अभी प्रांजल महोदय ने बताया कि कॉमा लगाते हैं पहला, फिर कॉमा, फिर दूसरी वाली सेल का जो रेंज होता है। तो जब आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 सेल्स का ही आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप A1 से लेकर के D1 तक आपको ऐड करना है तो A, B, C, D ये 4 सेल आपकी हो गई। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, पहली वाली सेल का एड्रेस कॉलन लास्ट वाली सेल का एड्रेस जैसे ही आप देंगे तो प्रारंभ से लास्ट तक का पूरा आपका एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा और टोटल आपका ऐड वहाँ पर शो करेगा। और एक्सेल में जोड़ना तो आसान है ही है, लेकिन फास्ट कार्य भी बहुत जल्दी से होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम एक बार फंक्शन लगाते हैं, फिर इसमें ड्रैगिंग की व्यवस्था होती है। अगर आप सेल के एड्रेस को ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक अन्य सभी सेल्स में अपने आप ही लग जाता है इसमें से। तो इस प्रकार से आपको जोड़ने के बारे में और सीखना है, क्योंकि कई तरीके से हम ऐड करते हैं। इसमें शॉर्टकट का इस्तेमाल भी करते हैं, कॉलम टू कॉलम भी ऐड करते हैं, सेल टू सेल ऐड करते हैं।
वो इसको थोड़ा सा आप अभ्यास करना, थोड़ा सा सीखने का प्रयास करना। जहाँ कोई दिक्कत हो, किसी को कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, उसका निराकरण भी आपका समय अंतर्गत किया जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर से उपस्थित होकर के आगे की जो पाठचर्या है उस पर चर्चा करेंगे। अपना ध्यान रखें, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, डेट शीट आ चुकी है, इसलिए निरंतर अपना जो पढ़ाई का जो कार्यक्रम है, जो शेड्यूल है, उसको थोड़ा सा और फास्ट लेकर के चलें, जिससे कि जो आपके थ्योरी के एग्ज़ाम होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप प्राप्त करें और उसके पश्चात में फिर रोज़गार के लिए आगे उन्मुख हो सकें। तो इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। टेक केयर।